अगला परिभाषिक शब्द है उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। किसे कहेंगे? केंद्रीय धातु धनायन में केंद्रीय धातु धनायन से लिगेंडों के द्वारा बनाए गए उपसंयोजी बंधों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। केंद्रीय धातु धनायन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल उपसंयोजी बंधों की संख्या को उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है AgCN का होल ट्वाइस, ये एक यौगिक है, उपसंयोजी यौगिक। इसमें लिगेंड का प्रकार, यहाँ CN लिगेंड है और Ag केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, CN लिगेंड जो है एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण है, जिसमें दाता परमाणु एक हो, वो एक दंतुक लिगेंड है। या फिर जो एक उपसंयोजी बंध बनाए वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसंयोजी बंध बनाए वह एक दंतुक लिगेंड होता है। CN यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, फिर एक लिगेंड द्वारा बने उपसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होगी? एक दंतुक लिगेंड है तो एक लिगेंड कितने उपसंयोजी बंध बनाएगा? एक उपसंयोजी बंध बनाएगा। फिर ये लिगेंडों की संख्या कि Ag से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक लिगेंड तो एक उपसंयोजी बंध बनाता है, तो दो लिगेंड कितने उपसंयोजी बंध बनाएंगे? दो उपसंयोजी बंध बनाएंगे। तो यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कितनी है? दो। अतः अब उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 1 × 2 मतलब कि 2। कैसे? वापस से देखना। AgCN है, AgCN का होल 2 है। इसमें लिगेंड CN लिगेंड जो है वो एक दंतुक लिगेंड है। अतः एक दंतुक लिगेंड है तो एक CN कितने उपसंयोजी बंध बनाएगा? 1। और जबकि लिगेंडों की संख्या कितनी है? 2। तो टोटल उपसंयोजन संख्या कितनी जाएगी? 2 × 1। अर्थात यहाँ पर उपसंयोजन समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2। इसी प्रकार CuNH3 का होल 4 +2। NH3 भी एक दंतुक लिगेंड है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। NH3 का एक लिगेंड Cu के साथ एक उपसंयोजी बंध बनाएगा, एक दंतुक है तो। ठीक है, और जबकि NH3 के लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं Cu के साथ? 4 जुड़े हुए हैं, इसलिए समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आगे FeOX का होल 3 -3। अब OX क्या है? ऑक्सलेट, जिसे मैं यहाँ पर C2O4 -2 इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं हम OX, ऑक्सलेट। ठीक है, ऑक्सलेट यहाँ C2O4 भी लिख सकते हैं। अब ऑक्सलेट जो है वो एक द्विदंतुक लिगेंड है। कैसे? हमने एक संरचना बनाई थी, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो ये क्या कर, इसकी द्विदंतुक लिगेंड है, इस कारण ये एक लिगेंड ही कितने उपसंयोजी बंध बनाएगा? 2। और जबकि ऐसे ऑक्सलेट कितने जुड़े हुए हैं, इसलिए एक 2 बनाता है, 2 उपसंयोजी बंध बनाता है, तो 2 लिगेंड कितने उपसंयोजी बंध बनाएंगे? 4। कैसे? 2 × 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आया था 2 × 1 और ये है 4 × 1। आगे आता है EDTA। EDTA एक षट दंतुक लिगेंड है, षट दंतुक लिगेंड। षट दंतुक लिगेंड है, अर्थात एक EDTA ही कितने उपसंयोजी बंध बनाएगा? 6। तो एक EDTA अर्थात एक लिगेंड जो है उसके द्वारा बनाए गए बंध कितने हैं? 6। ऐसे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 1। ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि 1। अतः
उप समन्वय संख्या या उपसर्जन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1 मीन्स 6। ठीक है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या इस प्रकार से निकाली जाती है, क्या है कि लिगेंड द्वारा बनाए गए कुल उपसर्जोजी बंधों की संख्या वो समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे अगला है उपसंयोजन सत्ता या समन्वय मंडल। उपसंयोजी सत्ता या समन्वय मंडल, तो उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु धनायन व लिगेंड को एक गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है, वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है। उस वर्गाकार कोष्ठक युक्त पूरा समूह क्या कहलाता है, समन्वय मंडल या उपसंयोजन सत्ता कहलाता है। जैसे K4 FeCN होल 6, इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु है, परमाणु या धनायन है, और ये लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को एक कोष्ठक में, वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे समन्वय मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, समन्वय मंडल है। अगला पारिभाषिक शब्द आता है आयनिक मंडल। या प्रति आयन। प्रति आयन, आयनिक मंडल किसे कहते हैं, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित साधारण आयन वो क्या कहलाता है, आयनिक मंडल या प्रति आयन कहलाता है। अर्थात समन्वय मंडल ये है, इस समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयन आयनिक मंडल या प्रति आयन कहलाता है। जैसे दूसरा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4। यहाँ पर ये तो है समन्वय मंडल, और ये इसका प्रति आयन या आयनिक मंडल। इस उदाहरण में ये क्या है, यहाँ पर प्रति आयन कहने का मतलब आयनिक मंडल। इस प्रकार उपसंयोजन सत्ता समन्वय मंडल की केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड को एक कोष्ठक में लिखा जाता है वर्गाकार, उससे क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयन प्रति आयन या आयनिक मंडल कहलाता है। आगे उपसंयोजन बहुफलक। केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर लिगेंड का त्रिविमीय विन्यास उपसंयोजन बहुफलक कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन के चारों ओर लिगेंडों का त्रिविमीय विन्यास उपसंयोजन बहुफलक कहलाता है। जैसे यदि कोई यौगिक है, जैसे कि हमने अभी लिखा था AgCN का होल ट्वाइस, इसमें Ag और Cn, यहाँ पर जो Cn लिगेंड है वो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित है। लिगेंड इससे क्या बना रहे हैं, कौन सी संरचना बना रहे हैं, रेखीय। इसी प्रकार दो लिगेंड की जगह 3 लिगेंड हो तो त्रिभुजीय बनाएंगे। और यदि MX4 मान लो, हमने यहाँ M तो मान लिया केंद्रीय धातु को और X मान लिया यहाँ पर किसे, लिगेंड को, तो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं किसी केंद्रीय धातु से, तो किस प्रकार जुड़े हो सकते हैं, या तो वो चतुष्फल के रूप से जुड़े हों, X X X X, ये ज्यामिति है चतुष्फल की है, या फिर वो जुड़े हो सकते हैं वर्गाकार।
ये वर्गाकार, ठीक है। आगे ये चतुष्फलक के रूप में, यदि MX4 की जगह MX5 हो, 5 लिगेंड जुड़े हों तो वो जुड़ेंगे त्रिभुजीय। जैसे संकरण पड़ा था वैसे ही यहाँ पर भी संकरण होता है, वही sp3 संकरण, dsp2 संकरण, sp संकरण, तो वही है। यहाँ पर MX4 होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ेंगे, 3 तो त्रिभुज के रूप में जुड़ेंगे और द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। इस प्रकार MX5 में लिगेंडों का विन्यास कैसा होगा, त्रिविम में त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। यदि MX6 हो, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से 6 एकदंतुक लिगेंड जुड़े हों, 6 एकदंतुक लिगेंड जुड़े हों, तो इसका विन्यास क्या होगा, अष्टफलकीय वर्गाकार द्विपिरामिडीय, जिसे हम बोलते हैं अष्टफलक भी। एक्स 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 एक्स, एक्स की जगह एल भी ले सकते हैं, ML6 लिगेंड के लिए L, इस तरह से ML4। तो यहाँ पर ये अष्टफल की ज्यामिति में, त्रिभुजी द्विपिरामिडीय ज्यामिति में, चतुष्फल की या वर्गाकार ज्यामिति में, अर्थात बहुफलक किसे कहेंगे, उपसंयोजन बहुफलक की धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों का त्रिविमीय विन्यास उपसंयोजन बहुफलक कहलाता है। अगला है होमोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल, होमो का मीन्स होता है समान, कि केंद्रीय धातु परमाणु से यदि सभी लिगेंड समान प्रकार के जुड़े हों तो होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे FeCN का होल 6, K4 लगा दें या K3 पूरा, और या फिर ZnOH का होल 4 -2, इसमें Fe से जुड़े हुए सभी लिगेंड क्या है, Cn है। अर्थात होमोलैप्टिक किसे कहेंगे, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंड एक ही प्रकार के हों तो ऐसे संकुल होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। यहाँ पर भी देखिए Zn में OH होल 4 है, Zn से केवल OH जुड़े हुए हैं, अर्थात एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, तो क्या कहलाएंगे, ऐसे संकुल होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। अगला है हेटेरोलैप्टिक संकुल। हेटेरोलैप्टिक संकुल, जब केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन से जुड़े लिगेंड विभिन्न प्रकार के हों तो ऐसे संकुल हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने डाल दिया P2 NH3 का होल 2 Cl2, इसी प्रकार यदि CO H2O Br और कुछ भी जोड़ दो, En का होल 2, यहाँ पर देखना इस PT से NH3, PT से NH3 के तो 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं और Cl के 2 लिगेंड अर्थात 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पर NH3 और Cl2 2 विभिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ऐसे संकुल क्या कहलाते हैं, हेटेरोलैप्टिक संकुल। हेटेरो का मतलब विभिन्न प्रकार के, होमो मीन्स समान प्रकार के। इसी प्रकार यहाँ पर देखें हम कोबाल्ट है, कोबाल्ट में एक लिगेंड जुड़ा हुआ है H2 का,
एक लिगेंड जुड़ा हुआ Br का और 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं En के। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस कारण इसे क्या कहा, हेटेरोलेप्टिक संकुल। जबकि इनमें समान प्रकार के लिगेंड है, Cn ही जुड़ा हुआ है, लेकिन Cn कितने 6 Cn जुड़े हुए हैं, अदर कोई लिगेंड नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक से प्रश्न भी आया है बोर्ड में, इसलिए ध्यान रखना। अगला, केंद्रीय धातु धनायन या परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। संकुल में सभी लिगेंडों को पृथक कर लेने के पश्चात शेष उपस्थित आवेश केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। वापस सुनना, संकुल से सभी लिगेंडों को पृथक कर लेने के पश्चात शेष उपस्थित आवेश केंद्रीय धातु परमाणु या धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब ये कैसे निकाली जाती है? केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्था का बीजगणितीय योग संकुल आयन में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ये हमने 11वीं में भी पढ़ा है कि केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो बीजगणितीय योग है वह संकुल आयन में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे कोई यौगिक है, संकुल K4 FeCN का होल 6, ठीक है। इसमें K की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +1 है, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है, जिसे हमने मान लिया X। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को मान लिया हमने X। Cn की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था 11वीं में कि पहला पॉइंट तो देखा था हमने कि उदासीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। जैसे कि NH3 की बोले तो 0 है, H2O की पूरे की बोले तो 0 है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की बोलेंगे तो -3 है, हाइड्रोजन की बोले तो +3 है। इस प्रकार से तो पूरे परमाणु अणु की उदासीन अणु या उदासीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। इसी प्रकार हीरा, ग्रेफाइट आदि हमने देखा था। और यदि दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था वहां पर कि किसी भी आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित आवेश ही होती है। जैसे कि Cl- की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, SO4 -2 की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, इसी तरह Mg+2 की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, Al+3 की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग, केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग उस संकुल आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे K4 का देखें हम तो K4 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, जो याद होनी चाहिए। फिर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मानी हमने, ये निकाल रहे हैं इसलिए हमने इसे X मान लिया। फिर Cn की ऑक्सीकरण अवस्था, एक Cn पर -1 होता है, Cn -1 और K+1, इसलिए Cn की कितनी होगी -1 और K+ की +1। Fe की निकाल रहे हैं हम, तो Cn की -1 है तो 6 Cn जुड़े हुए हैं, तो 1 पर -1 तो 6 पर 6 से गुणा कर देंगे और बराबर ये पूरे संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मानी है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब क्या है 0 है। इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इसे सॉल्व करें हम तो क्या होगा, अच्छा ये भी 4 जुड़े हुए हैं तो 4 से गुणा कर दें, ठीक है। एक K+ की ऑक्सीकरण अवस्था +1 तो 4 की कितनी होगी 4+, तो 4 + x -3 = 6, तो x = 6 - 4 = तो x = कितना आया +2। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर क्या है +2, कहने का मतलब यहाँ Fe +2 के रूप में है। अगला उदाहरण है, मान लो Cu Cn का होल 4 -3, Cn का होल 4
-3। Cu की ऑक्सीकरण अवस्था में निकालनी है, इसे मान लिया हमने X, केंद्रीय धातु परमाणु है या धनायन है। एक Cn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1, तो 4 की कितनी हो जाएगी? और इस सब का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? इस पर उपस्थित आवेश के बराबर। तो यहाँ -3, तो कितना हुआ? x इक्वल टू (1), अर्थात यहाँ पर इस केंद्रीय धातु परमाणु Cu की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +1 है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। K3Fe(C2O4) का होल थ्राइस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। तो क्या +1 है और इससे कितने सी जुड़े हुए हैं, पोटेशियम जुड़े हुए हैं? 3। आगे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या निकालनी है, इसलिए इसे X मान लिया। फिर आगे ऑक्सलेट की ऑक्सीकरण अवस्था होती है C2O4 -2, हम लिखते हैं इसे -2 के रूप में। तो एक की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सलेट की ऑक्सीकरण अवस्था -2, तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। तो -2 × 3 = इस पर पूरे पर कोई आवेश नहीं है, इस संकुल पर उपस्थित आवेश नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आवेश नहीं, मतलब 0 है। और 0 है, हमने इसे सोल्व करें तो x = +3 -6 +3, अतः यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। अगला उदाहरण CO कोबाल्ट H2O En का होल 2 और Cn या Cl मान लेते हैं, Cl या Br कुछ भी मान लो, +2। ठीक है, आगे इस उदाहरण में हम देखते हैं। अब CO जो है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मान ली हमने X। H2O एक उदासीन अणु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0। उदासीन लिगेंड देखा था हमने इसे, ये 0। En भी एक उदासीन लिगेंड है, द्विधंतुक, इसलिए इसकी भी 1 की 0 है तो 2 की भी कितनी होगी? 0 ही होगी। 2 को गुणा करेंगे 0 से। फिर Cl की होती है -1, कितने जुड़े हुए हैं? 1 ही जुड़ा हुआ है, इसलिए -1 = इस पूरे आयन पर उपस्थित आवेश, मतलब कि बराबर +2। तो x = आया +3। तो CO की यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। ध्यान रखना, हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये धातु हमेशा धनायन ही बनाती है। तो धनायनों की अर्थात इन जितनी भी केंद्रीय धातु परमाणु हैं, उन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में नहीं आएगी, सभी जगह प्लस में ही आएगी। ठीक है, अगर माइनस में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके गलती हुई है।